हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्तोत्तर काल की बात की थी। हमने पिछले लेक्चर में गुप्तोत्तर काल के जो विभिन्न राजवंश रहे हैं उनकी बात की थी और वहाँ की फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में हमने जाना था। आपने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। तो उसके बाद क्या रहेगा, हमारा जो ये गुप्तोत्तर काल तक का जो उत्तर भारत का हमने हिस्ट्री पढ़ ली है वो कवर हो गई है। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास माना जाता है। तो इसमें हम जो विभिन्न राजवंश रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, वहाँ की जो कल्चर रहा है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत साम्राज्य की। तो यहाँ पर करीब 550 से 750 ईस्वी तक दो राज्यों का प्रभाव रहा। एक था चालुक्य वंश और एक पल्लव वंश। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल के बाद, या हम ये कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन था गुप्तोत्तर काल में, उसके बाद जो एक दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था, इसमें ये दो वंश आए, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। ये भी जो दो वंश थे, इनमें परस्पर संघर्ष भी चलता रहा अपने आप को प्रभुत्व में स्थापित करने के लिए। लगभग ये 200 साल तक शासन में रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये दक्षिण भारत के, हम चालुक्य वंश की बात करने जा रहे हैं। चालुक्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वंश था ये करीब 550 से 750, लगभग 200 वर्ष तक इसने राज किया। विभिन्न शासक रहे हैं इस चालुक्य वंश में। अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का ये प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश की स्थापना, वास्तविक संस्थापक था, ये था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जब चालुक्य वंश जो था, इसमें जो मूल शाखा थी ये बादामी और वातापी कहलाती थी। तो जो ये शाखा थी, इसमें जो शासक था ये था पुलकेशिन प्रथम, जिसने चालुक्य वंश की स्थापना की। और जो राजधानी थी, जो चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, ये थी वातापी। वातापी या बादामी की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में जो हम दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य का जो भाग है, इसे हम उस समय पर इसे वातापी और बादामी के रूप में जाना जाता था। तो इसको इन्होंने क्या बनाया था, प्रारंभिक राजधानी जो थी चालुक्य वंश की, ये वातापी और बादामी रही है। चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था ये था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। ये करीब 609 से 642 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके शासन के दौरान पर इसने उत्तर में कोंकण में जो मौर्य शासक थे उनको परास्त किया, मैसूर में गंग को, वेंगी को और पल्लवों को भी परास्त किया। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसने राज्य का विस्तार किया था। जो हम ये कह सकते हैं, जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर से कदीम, चोल, केरल, लाट, मालवा जैसे काफ़ी राज्य थे, इस पर इसने जीत हासिल की थी। इस क्षेत्रों को अपने राज्य में इसने मिला लिया था। और जो नर्मदा तट है, नर्मदा तट में जो हर्षवर्धन के समय हमने बात की थी, जो हर्षवर्धन ने जब नर्मदा तट के पास जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, तो
पुलकेशन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में आने से रोका था और उसको परास्त किया था, जिसके बाद जो पुलकेशन द्वितीय है उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से जो हम राज्य विस्तार की बात करते हैं, अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो पुलकेशन द्वितीय ने किया था। अपने वंश का ये प्रतापी शासक था। इसने अन्य भी उपाधियां धारण की थी, जैसे पृथ्वी वल्लभ, दक्षिण पतेश्वर, ऐसी कई उपाधियां धारण की थी। अगर देखा जाए तो पुलकेशन ने ना केवल देश में बल्कि अगर हम विदेश की बात करते हैं तो पर्शिया के शासक के दरबार में अपने राजदूतों को भी भेजा था। 642 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा पुलकेशन द्वितीय परास्त हो गया और इसी युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम बात करते हैं जो जैसे मैंने बताया कि जो चालुक्य और पल्लव वंश है, इनमें परस्पर संघर्ष चलता रहा। जब हम आगे पल्लव वंश के बारे में जानेंगे तो इस युद्ध और संघर्ष के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से जो ये युद्ध था ये 4 चरणों में चला था। तो जो द्वितीय चरण था उसमें ही जब ये युद्ध हुआ था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का और पुलकेशन द्वितीय का, तो इसमें पुलकेशन द्वितीय परास्त हो गया था और जो पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशन द्वितीय को परास्त करके जो वातापी है, वातापी पर अपना कब्जा कर लिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। और जो ये अगर हम अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशन द्वितीय और उसके बाद जो उसका पुत्र शासक बना, इस संबंध में हमें जो लेख प्राप्त हुए हैं वो ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमने जाना जो ये चालुक्य वंश था, इसमें जो प्रतापी शासक था वो पुलकेशन द्वितीय था और इसके बाद जो विक्रमादित्य आया, फिर विक्रमादित्य द्वितीय आया। विक्रमादित्य द्वितीय के समय ही अगर हम बात करते तो अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो विक्रमादित्य द्वितीय के समय पर अरबों का भी आक्रमण शुरू हो गया था। तो कुछ इस तरह से चालुक्य वंश के बारे में हमने जाना था। आगे हम बात करते हैं चालुक्य वंश के विस्तार की। अगर हम चालुक्य वंश के विस्तार की बात करते हैं तो इसमें जो विस्तार था, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, तो जो ये जहाँ पे पॉइंट दिया है ये है कर्नाटक का वातापी। यहाँ पर इन्होंने राजधानी बनाई थी और जो ये पूरा आप क्षेत्र देख रहे होंगे, ये पूरा जो ब्राउन सर्कल में है, ये क्षेत्र जो था ये चालुक्य वंश का ये साम्राज्य था, या हम ये कह सकते हैं ये अधिकृत क्षेत्र था। तो इस तरह से जो साम्राज्य का विस्तार पुलकेशन द्वितीय द्वारा ही साम्राज्य का विस्तार किया गया। उसके बाद जो भी पुलकेशन के बाद जो भी शासक आए उन्होंने विभिन्न कला संस्कृतियों में योगदान दिया, पर साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करते तो जो श्रेय जाता है वो पुलकेशन द्वितीय को ही जाता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये जो टॉपिक में अगर बात की जाए तो ये 3 मार्क्स में पॉसिबल है कि आपको आ सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम टेस्ट लेते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। तो इसको आप अगर सुन लेंगे 2-3 बार भी तो आपको एकदम रट जाएगा और आपके एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपने देखा कि जो विस्तार था वो कुछ इस तरह से था। आगे हम बात करते हैं चालुक्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एवं वहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम जानेंगे। राजनीतिक की अगर हम बात करते हैं तो जो भी वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था थी, सामाजिक और धार्मिक स्थिति वहाँ की कैसी थी इसके बारे में, अर्थव्यवस्था वहाँ की चालुक्य काल में कैसी रही है इसके बारे में, साथ ही क्या कला और संस्कृति का विकास हुआ चालुक्य काल में, चालुक्य काल में, और चालुक्य शासकों द्वारा क्या वास्तुकला में और मूर्तिकला इत्यादि में जो विकास किया गया इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालुक्य
काल में चालुक्य प्रशासन में जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। प्रशासन और राजनीति की बात करते हैं तो चालुक्य जो थे यहाँ पर राजतंत्र शासन पद्धति थी। राजतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जो राजा था इस पर शक्तियाँ केंद्रीकृत थी, है ना। तो ये राजतंत्र पद्धति वहाँ पर चलती थी। राजपद जो होते थे, मतलब जो राजा का बेटा है वही उत्तराधिकारी बनता था, वही बाद में राजा बनता था। तो इस तरह से जो पद होते थे वो वंशानुगत होते थे। कई यज्ञ और अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। जो चालुक्य शासक थे ये समय समय पर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते थे। तो इस तरह से कई यज्ञ और अनुष्ठानों का हमें उल्लेख मिलता है। चालुक्य शासक युद्ध के समय जो राजा होता था वो सेना का संचालन करता था। तो जो सेनापति की अगर हम बात करते हैं तो जो नेतृत्व होता है सेना का वो राजा द्वारा किया जाता था। तो इस काल में जो रानियां थी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम ये कह सकते हैं जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें सहयोग करती थी। साथ ही जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था चालुक्य वंश के शासन में, ये शासक की जो महारानी थी महादेवी, इन्होंने रक्तपुर के स्कंधावार में ये उपस्थित रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा है जो प्रशासन व्यवस्था है यहाँ पर रानियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे हम बात करते हैं जो सामंती व्यवस्था थी। तो जो सामंत हुआ करते थे इनको उस समय पर चालुक्य काल में तत्पाद पद्मोपजीवी कहा जाता था। ये जो सामंत होते थे ये अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। मतलब इनके क्षेत्र होते थे वहाँ पर ये अपना शासन करते थे, और जहाँ पर ये अलग अलग इनके जो क्षेत्र होते थे ये इनकी राजधानी कहलाते थे, जहाँ पर ये क्या होता था अपने दरबार लगाते थे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक सामंत उसका क्षेत्र होता था, वहाँ पर ये जो भी व्यवस्था थी वहाँ के क्षेत्र की वो सामंत देखते थे। इसी तरह अगर हम प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो जो चालुक्य काल है यहाँ पर केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। मतलब जो केंद्र का अगर हम बात करते हैं तो केंद्र का जो पूरा भार था तो वो जो सम्राट था ये मुख्य होता था केंद्र में। इसी तरह जो राज्य थे, राज्य और नगर सभा और ग्राम सभा, तो जो ये प्रशासन व्यवस्था थी ये केंद्र जहाँ पे जो सम्राट है ये मुख्य होता था। राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में राज्यपाल हुआ करते थे, और जो ये राज्यपाल थे ये भी राजकुल के सदस्य थे। मतलब जो राजवंश से संबंधित होते थे उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। और जो ये राज्यपाल होते थे ये विभिन्न भागों में जो प्रांत होता था या जो राज्य होता था उसकी देखरेख का भार जो होता था वो राज्यपाल पर होता था। इसी तरह नगर सभा होती थी। अगर नगर सभा की बात करते हैं तो चालुक्य काल में नगर को पट्टण कहा जाता था, और ये जो बड़े बड़े नगर होते थे इन जिनको पूर्वी कहते थे इसमें नगर सभाएं होती थी, जिसमें से जो प्रत्येक होता था जो मुख्य होता था नगर सभा में उसको महाजन कहा जाता था। तो जो ये नगर सभा होती थी इसकी स्थिति कैसी होती थी, इसमें कुछ ये निगम की तरह स्थिति होती थी जिसमें संपत्ति के क्रय विक्रय और छोटे मोटे विवादों को सुलझाया जाता था। तो इस तरह से प्रत्येक नगर में जो राज्य के अंतर्गत प्रत्येक नगर आते थे उसमें नगर व्यवस्था थी, नगर सभाएं आयोजित की जाती थी जिसमें संपत्ति को लेकर जो भी व्यवस्था थी उसके बारे में जो भी छोटे मोटे वाद विवाद होते थे उन सब की यहाँ पर उनका निपटान किया जाता था। इसके बाद जो नगर सभा है, नगर सभा के बाद आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक नगर के अंतर्गत जितने छोटे छोटे गांव होते थे उस गांव को के जो प्रशासन हुआ करता था तो उसके जो ग्राम प्रशासन था ये सबसे छोटी इकाई था। चोल काल में गांव को गामुंड कहा जाता था। एक जो लेख है हमें विजयादित्य
जो कि चालुक्य शासक रहे हैं, इनके लेख से पता चलता है कि जो गांव होते थे यहाँ पर भी जो शासन था ये महाजन चलाते थे। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो व्यवस्था थी ये इस तरह से, जो हायरार्की आप देख रहे हैं, केंद्र प्रशासन है, फिर राज्य, नगर सभा और नगर के बाद ग्राम सभा। तो ये केंद्र के अंतर्गत कई राज्य आ गए, राज्यों के बाद नगर जो राज्य के अंतर्गत आते थे, नगरों के बाद जो भी नगर के अंतर्गत काफ़ी सारे गांव आते थे। तो इस तरह से कुछ प्रशासन की व्यवस्था थी जहां पर हर एक का भार यहाँ पर होता था। जो लेख है हमें विजयादित्य जो कि चालुक्य शासक रहे हैं, इनके लेख से पता चलता है कि जो गांव होते थे यहाँ पर भी जो शासन था ये महाजन चलाते थे। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो व्यवस्था थी ये इस तरह से, जो हायरार्की आप देख रहे हैं, केंद्र प्रशासन है, फिर राज्य, नगर सभा और नगर के बाद ग्राम सभा। तो ये केंद्र के अंतर्गत कई राज्य आ गए, राज्यों के बाद नगर जो राज्य के अंतर्गत आते थे, नगरों के बाद जो भी नगर के अंतर्गत काफ़ी सारे गांव आते थे। तो इस तरह से कुछ प्रशासन की व्यवस्था थी। तो यहाँ तक आपने प्रशासन व्यवस्था समझ ली होगी। आगे हम बात करते हैं, जो चालुक्य राजा थे ये खुद को ब्राह्मण मानते थे और ब्राह्मण होने का या तो दावा करते थे, जबकि होता ये था कि जो उसमें से अधिकतर लोग ये थे वो स्थानीय जातियों के ही सरदार थे। लेकिन ये राजा क्या करते थे, जो शासक थे ये ब्राह्मणों को दान देते थे, दान इत्यादि देकर ये क्या करते थे, अपने आप को द्वितीय वर्ण का इन्होंने दर्जा प्राप्त कर लिया था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणों की, तो जो अधिकतर पुरोहित थे ये ब्राह्मण थे। तो इनको क्या करते थे, जो राजा थे ये इनको भूमि दान कर देते थे। भूमि दान करवाकर ये अपना प्रभाव और जो प्रभुत्व था इसका विस्तार करते थे। तो इस तरह से अगर हम ये समझ सकते हैं कि जो उस समय स्थिति थी, उस समय पर ये दो लोग जो थे, पुरोहित और ब्राह्मण, इनका समाज में वर्चस्व था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो पुरोहित और राजा के बाद जो तीसरा वर्ग था ये था किसान वर्ग। और किसान वर्ग की अगर बात करते हैं तो ये भी कई जातियों में बटे हुए थे। किसानों के अलावा एक वर्ग था शिल्पी वर्ग। शिल्पी वर्ग ये ऐसा वर्ग था जो शिल्प इत्यादि करते थे, जिसमें काफ़ी सारे वर्ग आते थे। वो कुम्हार होते थे, मूर्तिकार, इस तरह से कई वर्ग आते थे। तो अगर उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड थी। और जो कर का भार था, कर का अत्यधिक जो भार था वो किसान और शिल्पी वर्ग के द्वारा ही होता था। किसान अपने उत्पादन से जो भी आय सर्जित होती थी उसका भाग किसको देते थे, राजा को देते थे। इसी तरह जो शिल्पी वर्ग था ये अपने कार्य के रूप में और जो भी उसको आय प्राप्त होती थी वो कर के रूप में फिर राजा को देते थे। और ऐसी भी व्यवस्था थी कि अगर ये अपने सेवा कर्म से या अपने उत्पादन कर्म से जो दायित्व है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने या चुकाने से अगर ये मुकरते हैं तो ये धर्म का विचलन करते हैं। मतलब इनको ये कहा जाता था कि अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो मतलब आप धर्म से विमुख हो रहे हैं और धर्म का आप पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके अपेक्षा उनको दंड भी मिलता होगा, ऐसा माना गया है। तो ये देखा जा सकता है कि जो उस समय पर स्थिति थी वो सामाजिक स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। चालुक्य शासक में अगर बात करते हैं तो जो ब्राह्मण धर्म था इसका वर्चस्व था। चालुक्य शासक भी ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी थे। इनके कुल देवता की अगर हम बात करते हैं तो इनके कुल देवता विष्णु थे और इनका पारिवारिक चिन्ह वाराह था। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, वाराह चालुक्य शासकों का पारिवारिक चिन्ह था। चालुक्यों की बात करते हैं तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, मतलब ये हर धर्म का सम्मान करते थे। इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने राज्य में पारसियों को भी बसने की अनुमति दी थी। अगर हम पारसियों की बात करते हैं तो
जो पारसी धर्म होता है ये धर्म इस तरह अगर हम देखते हैं, जो पारसी जो थे, जो कि पर्शिया से आकर बसे थे, उनको भी यहाँ पर इन शासकों ने अपने राज्य में बसने की अनुमति दी थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो धार्मिक जो स्थिति थी उस समय पर धर्म की सहिष्णुता देखी गई है। तो इस तरह से अगर हमने देखा जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी चालुक्य काल की, वो कुछ इस प्रकार से थी। आपको आज में जो स्थिति थी, पुरोहितों को वर्चस्व दिया गया था, और जो धर्म की क्षेत्र की हम बात करते हैं तो धर्म में सहिष्णुता देखी गई थी। आगे हम जानते हैं चालुक्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो व्यापारी और कारीगरों की भी श्रेणियां हुआ करती थी। ये श्रेणियां अपने अपने स्थितियों के कारण महत्वपूर्ण थी। अगर व्यापारियों की बात करते हैं तो हर व्यापारी का अपना एक व्यवसाय जो होता था, उसके कारण इसका महत्व था। जो कारीगर होते थे इनकी भी कई श्रेणियां थी, जैसे मूर्तिकार है ना, शिल्पकार है। इस तरह से जो इनकी श्रेणियां, अलग अलग श्रेणियां थी। फिर कुछ ऐसे भी थे जो राज शिल्पी होते थे, जो कि राजमहल में चित्रकारी कर रहे हैं, राजा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से जो श्रेणियां थी इनका अपना अपना महत्व था। चालुक्य काल में ही कर प्रणाली की व्यवस्था का भी उल्लेख देखा गया है कि जो ये कर प्रणाली थी ये चालुक्य काल में काफ़ी विकसित थी। जो भूमि लेख इत्यादि होते हैं इनके लिए अलग अलग कर व्यवस्था की गई थी। निक्षेप, विलिप्त, ऊपरी कर जैसे कई करों का उल्लेख मिलता है। जैसे हम निक्षेप की बात करते हैं तो जैसे निधि, उपवन, जो बगीचे इत्यादि थे, जो वन इत्यादि थे, इन पे भी टैक्स लगता था। उस समय पर कर लगना शुरू हो गया था। जो विलिप्त है, विलिप्त की अगर हम बात करते हैं तो जो लगान का बंदोबस्त था वो देखा जाने लगा था। ऊपरी कर का अर्थ है जो अधिभार होता है, उस पर टैक्स लगने लगा था। तो जो ये कर की बात करते हैं तो कर को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से चालुक्य शासन में देखा गया है। इसी तरह जो भूमि और भवन थे उन पर भी कर लगते थे। उद्रंग, परिकर का उल्लेख मिलता है। अगर उद्रंग की बात करते हैं तो ये तहबाजरी कर कहलाता है। परिकर जो चुंगी कर कहलाता है। तो कर की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से जो व्यापार क्षेत्र में चुंगी कर लगता था, उद्रंग या तहबाजरी लगता था। तो जो भूमि की बात कर लें या हम बाजार की बात कर लेते हैं तो इस तरह से जो कर थे ये अपने अपने व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किए गए थे। साथ ही अगर हम बात करते तो धर्म में भी कर लगाए जाते थे। तो इन करों में जो धार्मिक कर थे, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर लगाए जाते थे। उस समय पर विशेष अवसरों पे कर लगाए जाते थे, जैसे कि विद्यालय है, मंदिर है आदि जो संस्थाएं हैं, इनको भरण पोषण करने के लिए, तो इनके जो भरण पोषण के लिए क्या होता था, जो अनाज था, अनाज के रूप में उगाही ली जाती थी। तो जो ये भी जितने भी मंदिर इत्यादि होते थे उसको संचालित करने के लिए भी एक तरह से कर लिया जाता था, जो कि सामूहिक रूप से होता था। कुछ विशेष मौक़ों पे करों पर छूट भी दी जाती थी, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अगर हम कर प्रणाली की बात करते हैं तो कर प्रणाली की जो व्यवस्था देखी गई है ये चालुक्य शासन में काफ़ी व्यवस्थित रूप से देखी गई है, जिसका आपने यहाँ पर जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इस तरह से हमने अब तक जाना कि जो चालुक्य शासन है इसमें प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। आगे हम बात करते हैं चालुक्य शासन में जो कला और साहित्य है इसका क्या विकास हुआ। सबसे पहले अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में शिक्षा और साहित्य को चालुक्य काल में महत्व दिया गया, विशेष इसमें प्रोत्साहन मिला। इस काल में संस्कृत भाषा का पर्याप्त विकास हुआ
संस्कृत भाषा के कई लेख तैयार हुए। अगर हम बात करते हैं तो जो ऐहोल प्रशस्ति है, ऐहोल अभिलेख है, ये संस्कृत में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। ऐसे ही इस काल में जो लेख इत्यादि थे, जो साहित्य थे, इसमें कई शास्त्रकार, कई कवियों को प्रसिद्धि मिली। जैसे कि हम बात करें सोमदेव सूर्य, ये चालुक्य शासन में थे। इन्होंने यशस्वी चंपू, नीतिवाहन अमृत ऐसे कई लेख और शास्त्रों का निर्माण किया। ऐसे ही कई विद्वान और शास्त्रकार चालुक्य वंश में देखे गए जिनको संरक्षण मिला, उन्होंने कई लेख भी तैयार किए। तो जो साहित्य और कला की बात करते हैं वो चालुक्य शासन में इनको विशेष प्रोत्साहन मिल रहा था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो समाज था, चालुक्य समाज था, यहाँ पर शिक्षा को विशेष जागरूकता के रूप में देखा। जो चालुक्य समाज है इसमें शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता थी। मतलब जो चीज़ों को समझने की, सीखने की ललक जिसको बोलते हैं, वो इस समाज में देखी गई थी। इसी का उदाहरण देते हुए या इसको समझते हुए जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग है, उसने चालुक्य राज में जो लोग थे उनको विद्या व्यसनी बताया है। विद्या व्यसनी से मतलब होता है जिनको पढ़ने की लत लगी हो, ऐसा बताया है, तो विद्या व्यसनी कहा है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं जो साहित्य की या शिक्षा की बात करते हैं तो चालुक्य शासन में साहित्य को, शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। साथ ही अगर देखा जाए तो जो समाज था, चालुक्य समाज था, ये भी शिक्षा के प्रति जागरूक था। तो यही कारण था जो साहित्य है इसको प्रोत्साहन मिला था। आगे हम जानते हैं जो चालुक्य समाज है या चालुक्य शासन है, यहाँ पर कला का क्या विकास हुआ। कला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो चालुक्य शासकों द्वारा कई वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का विकास किया गया। इसमें ऐहोल, बादामी गुफा, द्रविड़ शैली का विरूपाक्ष मंदिर, अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे जो ऐहोल हम गुफाओं की बात करते हैं या मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो द्रविड़ शैली में किया गया था। कई अन्य शैली से बेसनगर शैली उसमें किया गया था। तो जो द्रविड़ शैली का जो आप ब्रिक में देख रहे होंगे विरूपाक्ष मंदिर है, ये चालुक्य शासक में जो महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय हुए उनकी पत्नी के द्वारा ये बनवाया गया था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो चालुक्य शासन में मंदिरों की एक नई शैली जिसको बेसर शैली कहा गया, इसका विकास हुआ था। अगर हम बेसर शैली की बात करते हैं तो बेसर शैली का अर्थ होता है कि जो उत्तर भारत की जो नागर शैली है और जो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है, इन दोनों शैलियों को मिलाकर जो शैली तैयार होती है इसको कहते हैं बेसर शैली। बेसर शैली है, यहाँ के इस तरह के मंदिरों का भी निर्माण चालुक्य शासन में किया गया। जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, ये इस तरह से बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था और कई गुफाओं का निर्माण किया गया। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं तो जो मूर्तियाँ थी, मूर्तियों का भी इस समय पर काफ़ी विकास किया गया था। जो ये मंदिर होते थे, मंदिरों के अंदर और मंदिरों के बाहर मूर्तियों का विकास किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे होंगे, जो मूर्तिकला है, जैसे विरूपाक्ष के मंदिरों की बात करते तो वहाँ पर दीवारों पे शिव की, नाग, नागिन, रामायण में जो वर्णित जो दृश्य थे, इस तरह की मूर्तियों का मंदिरों के जो प्रांगण होता है, मंदिरों के जो आप ये दीवार देख पा रहे होंगे, उसमें काफ़ी सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। शिल्पकला का विकास हुआ था, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। ऐसे मंदिरों के बाहर की जो दीवारें हैं, यहाँ पर कई सारी मूर्तियों का, मंदिर के भीतर पे चित्रकला का विकास हुआ था। जैसे आप गुफाओं में देख पा रहे होगे तो गुफाओं के अंदर भी चित्रकला का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, बनवाई गई थी। इसी तरह अगर हम अजंता की बात करते तो अजंता में हमें ऐसे भी चित्रकला मिली है जिसमें जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो पर्शिया के जो लोग दूत आए थे उनका स्वागत किया गया, ऐसे भी चित्र मिले हैं। तो इस तरह से हमने बात की है आज चालुक्य
शासन की, चालुक्य शासन में किस तरह से राजवंश रहे, क्या सामाजिक स्थिति थी, किस तरह से वहाँ की कला संस्कृति का विकास हुआ, क्या अर्थव्यवस्था रही, इस सब के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। इस लेक्चर से संबंधित आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं, इसकी टेस्ट है, इस टेस्ट में आपके जो जितने भी टॉपिक आपके लेक्चर मिलते हैं, आपको वीकली टेस्ट जो हो रहा है उसमें आपके ये सब टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो लेक्चर्स को भी आप ध्यान से सुन लिया कीजिए। और जो अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे पल्लव वंश की। दक्षिण भारत में जो अन्य वंश था पल्लव वंश, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और उस समय पर क्या युद्ध हुआ था चालुक्य वंश का और पल्लव वंश के बीच में क्या क्या युद्ध होते रहे, उन सब के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।